बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल में हम खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, मगर सबसे पहले हारून साहब, प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक सवाल, ये बलूचिस्तान में क्या हुआ? जो आपको कल बताया था क्या हुआ? इसकी तस्दीक हो गई। क्या बताया था कल आपको? आपने जाम कमाल साहब से मुतालिक यही पेश गोई की थी और आज उन्होंने ट्विटर पे तस्दीक कर दिया। तो यही ना कि पार्टी के से वो सदारत से निकलेंगे। हारून साहब के अल्फाज दोहर रहे हैं, मैं देखना चाहता हूँ आपका हाफजा कितना अच्छा। मेरा हाफजा अच्छा है हारून साहब, लेकिन माजरत मेरे पास पर्शियन इतनी ज्यादा मिली। पर्शियन में नहीं था वो शेर, वो उर्दू में शेर था, लेकिन वो इतना खालिस था। जी का जाना ठहर गया है, सुबह गया या शाम गया। पार्टी की सदारत से मुस्तफ़ी होने का मतलब यह है कि पसपाई इख्तियार कर ली, और जब पसपाई इख्तियार कर ली तो जाने का चांस और बढ़ गया। लेकिन वो तस्दीक कर रहे हैं कि मैं वजारत आला पर मौजूद हूँ, मौजूद हूँ। तो नए वजीफ मिनिस्टर का इंतखाब करना है, वो आसान मरहला थोड़ी है। फर्ज कीजिए उस्मान बुज़ार को निकाल दें, सबसे बड़ी रुकावट क्या है निकालना चाहें तो नए चीफ मिनिस्टर का इंतखाब मुश्किल है। बलोचिस्तान में हर MP चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार होता है, याद रखिए। सादिक संजरानी साहब भी तो जा रहे हैं कल को। सादिक संजरानी साहब डबल गेम कर रहे हैं। किससे? दो पार्टियां, दोनों से कर रहे हैं। एक मुखालिफ है, कामी दोनों के साथ ही डबल गेम। किसी ने मेरे ताल्लुकात रहने न देना ताल्लुकात हारून साहब, चले मैं आपके ताल्लुकात थोड़े से और ख़राब करती हूँ, इस पर मैं डिटेल आपसे लेती हूँ कुछ देर के बाद, लेकिन ताल्लुकात थोड़े से और ख़राब करते हैं। दवाइयों की कीमतें ऊपर जा रही हैं हारून साहब, आप ड्रैप की बात करते रहते हैं। डॉक्टर फैसल सुल्तान की आप बेशबहा तारीफ करते हैं। तालिबान का ड्रैप पे तो हम रोते रहेंगे, जैसे उस्मान बुज़ार पे रोते रहे। न वज़ीर आज़म कुछ करेंगे, न वज़ीर सेहत कुछ करेंगे, न कैबिनेट कुछ करेगी, न सेक्रेटरी हेल्थ कुछ करेगा, ना मीडिया दूसरा इसको उठाएगा। भाई कोई जिंदा कौमें जो होती हैं उनमें नताइज पैदा होते हैं। चलिए इसकी बात करते हैं, लेकिन वो खबर ब्रेक करें जिसका लोगों को इंतजार है कि खान साहब किस ग्रुप के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, उनकी तारीख क्या है, उनका कनेक्शन किससे मिलता है और उन्होंने क्या कुछ किया पाकिस्तान में। वो गुल बहादुर ग्रुप के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं और उन्होंने 3 हफ्ते के सीज़ फायर का ऐलान कर दिया है उस ग्रुप ने। इसका मतलब क्या है? कहीं उनकी रिट थी तो किया है ना। मतलब हम धोखे में थे कि हुकूमत पाकिस्तान की रिट 7 अजला में कायम हो गई है, लेकिन वजीरिस्तान के एक इलाके में उनकी रिट है और जंग बंदी की है, इलाका हैंड ओवर नहीं किया। वेंडी शर्मैन आ रही है, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में दहशतगर्दों में जो ग्रुप का ये TTP का लीडर है उसका दहशतगर्दों में नाम है। अमेरिकी कह रहे हैं, सुनिए, हमें फ़िज़ाई एक्सेस दें। अक़वाम मुत्तहिदा कह रही है कि तमाम के ख़िलाफ़, अमेरिका भी कह रहा है तमाम के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। आपको मुतमईन करना होगा उन्हें कि तमाम के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं। आइन को या तो माने, आइन को मानते हैं तो इलाका हैंड ओवर करना होगा, ठीक है। ये तजवीज़ दे रहे हैं आप? तजवीज़ नहीं, ये आइनी ज़रूरत है। तजवीज़ का क्या मतलब है? ये आइन का तकाजा है। सूफी मोहम्मद ने मुआहदा कर लिया, उसके 100% मुतालबात मान लिए, अगले दिन उसने कहा मैं आइन को नहीं मानता। यही कहते हैं ना ये कि हम आइन को नहीं मानते। पहले हम इस्लामी हुकूमत कायम करेंगे इंडिया की मदद से, तालिबान अफगानिस्तान की मदद से, और बेगुनाहों को कत्ल करेंगे। पहले 7 अजला पे इस्लामी हुकूमत कायम करेंगे, फिर करेंगे पूरे मुल्क पे। क्या मुज़्ज़िका खेज़ है, हिंदुओं के साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर इस्लामी निज़ाम को नाफिज किया जाएगा। और वो उनका दावा है कि तालिबान भी हमारी मदद करेंगे। अच्छा, अफगानिस्तान के तालिबान भी, वो कहते हैं हम नहीं करेंगे। ये कहते अब ये तो प्रैक्टिकली पता चलेगा। 70,000 बेगुनाहों को इन्होंने कत्ल किया है। अब तो ग्रुप है, अब एक ग्रुप की बात हो रही है। पूरी बेनज़ीर के कत्ल का उन्होंने एतराफ़ किया। 2006 में बनी, 2007 में ऐलान हुआ, बैतुल्लाह महसूद एक लीडर तक कत्ल हुआ, फिर दूसरे ने संभाला, वो होते होते अब नूर वली महसूद है। जब नूर वली महसूद बने तो ये उनके लिए कोई नेक फाल नहीं बने, ये 8-10 ग्रुप बन गए। अच्छा, ठीक है, तकसीम हुई। गुल बहादुर ग्रुप, जमातुल अहरार ग्रुप, जो जमातुल अहरार हिंद भी कहते हैं, हिजबुल्लाह, अमजद फारूकी ग्रुप, शहर यार महसूद ग्रुप, उस्मान सैफुल्लाह ग्रुप,
पंजाबी तालिबान ग्रुप, ये लश्कर जंगवी जो है उस्मान सैफुल्लाह ग्रुप को कहा जाता है। और 220 में इन्होंने के 95 हमले, 140 अफराद शहीद हुए 80 पख्तूनख्वा में। अब इनकी सरगर्मियाँ 200 अब इस रवां साल में अब तक 95 हमले हो चुके हैं, 105 सितंबर तक का आप बता रहे हैं। अब वो कह रहे हैं हमारा हदफ है सिक्योरिटी फोर्सेस, अपनी स्ट्रेटेजी बदल ली। अब इनकी जैसे जैसे तालिबान ताकतवर होते कि पहले ये तालिबान को पनाह देते थे 215 तक, 14-15 तक, फिर पाकिस्तान ने दबाव डाला अमेरिका पे, फिर इसके बाद वो इन्हें पनाह देने लगे। वो हमेशा पनाह देते रहे हैं। ये सारा मलबा इंडिया पे न डालें, हक़ाइक़ को तस्लीम करें। रियाज बसरा काबुल में रहता था। मैंने हरम पाक के दरवाजे पर एक आदमी से कहा जो उनका हामी था, जमीयत उलमा इस्लाम का लीडर था, आजकल मौलाना फजलुर रहमान से नाराज़ है, कि रियाज बसरा कहाँ है। उसने कहा कि मैं अभी तालिबान के एक लीडर से मिल गया हूँ। मैंने कहा उनसे कहते ना कि ये जो बेगुनाहों को कत्ल करते हैं उनको, वो आंखें चुरा, हरम के सामने आंखें चुरा रहा है। इतनी अखलाकी जरूरत नहीं है कि आंखों में आंखें डाल के बात कर। कहने लगा वो खुद छुप जाते हैं। मैंने कहा तुम झूठ बोल रहे हो, खुद छुप जाए, हरम के सामने को अंदाज़ा लगाएं। ठीक है, तो ये मैंने कहा बहुत से लोग दोनों तरफ खेल रहे हैं, विकेट के दोनों तरफ। ठीक है, फिर ये वो इन्हें पनाह देने लगे। हद ये है कि अभी वाक़यात हुए कि तार काट के, कितना मुश्किल काम है, कितने वेल ट्रेंड हो गए, जब बाढ़ लगी उसको काट के वहाँ जाने के बाद गश्त बढ़ानी पड़ेगी, कार्रवाई तादाद बढ़ानी पड़ेगी, बहुत सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी इनके खिलाफ। बातचीत करें बातचीत, मगर जो आइन को माने और जमानत दे। सूफी मोहम्मद तो वादा करके मुकर गया था, और ये भी कई दफा वादा करके, जंग में तो धोखा होता है, शक व शुबा नहीं, आदमी का करैक्टर देखा जाता है। आप अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट को और उन सब किस तरह से देखते हैं जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान से अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट ठीक है नहीं, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है, अमेरिका की रिपोर्ट तो नहीं। अमेरिका की रिपोर्ट तो हम मानते ही नहीं है। अच्छा, हमारे आईएसआई के चीफ ने कहा अफगान और पाकिस्तानी तालिबान एक ही सिक्के के दो रुख है। क्यों कहा? वो तो शहरी, उनका तो टारगेट नहीं था अफगान तालिबान का, इसलिए कि बैत उनसे करते हैं उनकी पनाह हासिल करने के लिए। जी, इक़्तिदार की नफ्सियात बड़ी पेचीदा होती है। सरीना होटल में हमला किया, अभी अपना दायरा कार बढ़ा रहे हैं। चीनी सफीर वहां ठहरा हुआ था, मैसेज किसको दे रहे थे? वो डैम की तामीर बंद है जी। ठीक है, तो जनाब ये जो है बड़ी एक ख़तरनाक सूरत हाल है। बेनज़ीर को कत्ल किसने किया? तो APS पे हमला किसने किया था? शेख साहब कहते हैं, शेख रशीद मुल्क के वज़ीर दाखिला, वो कहते हैं कि इस ग्रुप का उस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। गुल बहादुर ग्रुप तो बना ही बाद में है, तो ताल्लुक क्या हुआ? शेख साहब तो सारी दुनिया को अहमक समझते हैं, ये ग्रुप तो उस वक्त मौजूद ही नहीं था, वो तो TPT। फिर नूर वली ने दोबारा इनको मुत्तहिद करने की कोशिश की। उसमें जामन कौन बना? कौन? अल-कायदा। और उसमें कौन दूसरा हेल्पफुल था? पिछले बरस आपको खबर दी तो प्रोग्राम में से निकाल कर देख लें, कल चला दें, बेशक आ जाएगा तो मुझे उस पहले याद नहीं आया। ठीक है, और ये सारे ग्रुप फिर से मुत्तहिद हो रहे हैं, भत्ता लेने के वाक़यात हो रहे हैं। CNN को उसने इंटरव्यू दिया, चलो भत्ते पे बात में, CNN को इंटरव्यू दिया, अफगान तालिबान को मुबारकबाद दी और ये कहा कि सारे आलम इस्लाम की फतह है। और ये कहा अगर अफगान तालिबान अमेरिका को शिकस्त दे सकते हैं तो हम पाकिस्तानी फौज को शिकस्त दे सकते हैं। वो तो खैर सवाल ही नहीं पैदा होता। पाकिस्तान आर्मी अमेरिकन आर्मी थोड़ी है, और 6600 किलोमीटर के फासले पर तो वाक़ई नहीं है ना। ठीक है, उस बात ये तो है 6609 मील है मेरे ख्याल। अच्छा, तो दूसरे इसने जंग ऑलरेडी जीत चुकी है, अब तो हाथी की दुम बाकी है ना।
तो ये तो उनसे निमट लेगी। अमेरिका कह रहा है फ़िज़ाई एक्सेस दें, फ़िज़ाई एक्सेस क्यों दें, पाकिस्तान आर्मी खुद करेगी। पाकिस्तान आर्मी कोई इतनी कमज़ोर है कि इनसे निमट ना सके। इमरान खान की कोशिश ये है कि बातचीत से मसला हल हो जाए। लोग जैसे बलूचिस्तान में 300 आदमी ने हथियार डाले, कुछ लोग हथियार डाल दें जो आम कारकुन है, जो मैंने कल भी कहा था। लेकिन जो वो लोग थे, शेख रशीद साहब बड़ा है सियाने हो गए यार अचानक, हम तो बुद्धू हैं, वही सियाने हैं। ये भाई इस ग्रुप का वजूद ही नहीं था उस वक्त, इस ग्रुप का वजूद तो बाद में हुआ। बहरहाल ये जितना जिस कदर हारून साहब पेचीदा मसला है, इस पे पार्लियामेंट का मुशतरका इजलास बुलाने की भी डिमांड की गई है। पार्लियामेंट के बहस होनी चाहिए। आप लोगों को पार्लियामेंट बड़ी आदत है। हारून साहब वोट लेके वो लोग पार्लियामेंट के फोरम पर पहुंचते हैं, अवाम जानना चाहती है कि हमारे नुमाइंदगार क्या करते हैं। में सीट खरीद के वहां पहुंचते। अच्छा, जैसे जैसे तालिबान जो है वो मजबूत होता गया अफगानिस्तान में, इनकी ताकत बढ़ती गई। तालिबान को इन्हें चेक करना चाहिए था, लेकिन हम उन्हें एक राय दे सकते हैं कि वो अपनी मुसीबत में फंसे हुए थे, उस वक्त अपने हामियों को वो डिस्करेज नहीं कर सकते थे, ये उनकी तरफ से लड़ते भी थे। ठीक है। अब जनाब भत्ते के वाक़यात हो रहे हैं। औरंगज़ई में, पाड़ा चिनार में 50 लाख तक का भत्ता डिमांड किया जाता है। 50 लाख एक वाक़े में 50 लाख भी मांगा गया। ठीक है। कुछ लोगों को कत्ल किया गया कि आप मुखबर है पाकिस्तान आर्मी के। ठीक है। पहले मलकों को कत्ल किया था ना बड़े पैमाने पर। मुझे लगता है कि एक दफ़ा फिर अपना बड़े पैमाने की कार्रवाई होगी अगर ये ना माने नहीं। उन्होंने कहा था हम आइन को मानते ही नहीं, हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। अगर ये लोग पाकिस्तान हथियार डाले तो डेफिनेटली फिर पाकिस्तान को माफ़ करेंगे। वो उनके नज़दीक वो उनके खत का मतन है। हारून साहब पाकिस्तान तो हथियार नहीं ना डाल सकता। ये जो 5 लाख की फौज है जो 20 साल से कामयाब जंग लड़ रही है, जिसने ऐसी फतह हासिल की अल्हम्दुलिल्लाह कि तब उसकी नज़ीर नहीं है, ना आलम अरब में उसकी कोई नज़ीर नहीं। अमेरिका हारा, आलम अरब की हुकूमतें जो है वो इस तरह उड़ गई जैसे कहा जाता है कि बाज़ हुकूमतें जैसे रोज़ क़यामत पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ेंगे, हैं, रेत बन जाएंगे, उड़ गई। तो पाकिस्तान में क्या हुआ? पाकिस्तान में तो हर गुजरते दिन के साथ टेररिज्म कम होता गया। बाजारों पे हमले होते थे, मार्केटों पे होते थे, ऐसे के दफातर GHQ पे हमला हो गया, शहीद हो रही थी। इसके बाद क्या रह गया था? वो तो एक आदमी था सिपाही, उसे पूछा GHQ में वो दाखिल हो, खास हिफाजती इंतजाम ने ख्याल ही नहीं था, ये गुमान ही नहीं था इतनी जसारत भी वो कर सकते हैं। मैं राह तो कर सकती थी ना। खाजा खेला में आपको पता स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल था हाइट पे, स्टेट ऑफ आर्ट, पाकिस्तानी अस्पतालों से बेहतर खून तब्दील करने का, जख्मियों का इलाज करने का। वो सिपाही को उसने कहा कि चीफ कहाँ बैठता है? भाई बाहर तो चंद मुहाफिज खड़े थे, उन्हें शहीद किया, अंदर दाखिल हो गए। अंदर तो कोई ऐसे हिफाजती इंतजाम तो नहीं होते। गेट से गए, मुझे मेरे जहन में उसका पूरा नक्शा मैं बना सकता हूँ, मेरे जहन में था, मैं पहले से बनाता। अच्छा, उन्होंने कहा चीफ कहाँ बैठता है? उसने कहा मुझे नहीं पता। ये हो सकता है उसको पता ना हो। उसने अपनी जान दी। ये है पाकिस्तान आर्मी। ठीक है, सही, ठीक है। लेकिन हारून साहब चलिए, पाकिस्तान तो जो इकदाम उठा रहा है, कर रहा है, और अल-एलानिया वज़ीर आज़म बात भी कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहा? इसीलिए नहीं कर रहा ना। ईरानियों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, चीन के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ताजिकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, रूस के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो तस्लीम किया जाए तो कहले न किया जाए। तो फिर वज़ीर आज़म ये बात क्यों कर रहे हैं कि दुनिया को जल्द या बदेर इनको तस्लीम तो करना पड़ेगा? तो जल्द या बदेर तस्लीम करना पड़ेगा। ये अपने आप को अमेंड करेंगे और दुनिया भी अपने आप को अमेंड करेगी। सुलह इसी तरह होती है जंगों में। सुलह में ये नहीं होता कि एक फरीक की सारी बातें मान ली जाए। ठीक है, ठीक। अवाम को किस तरह से एतमाद में लिया जाएगा इस फैसले के ऊपर? हारून साहब फिर आगे बढ़ूंगी मैं। देखिए ना जी, अवाम को नताए जाएंगे तो एतमाद में लिया जाएगा, अवाम को एतमाद होगा। जनरल कियानी ने नवाज शरीफ से कहा था 3 चीज़ें हैं, आइन की हुदूद में, मुकर्रा मुद्दत में, और मौलवियों को शामिल न करें, वो इसको टेक ओवर कर लेगा। उन्होंने करने की कोशिश की। मौलाना समीउल हक मरहूम ने, अल्लाह ने माफ़ करे, उन्होंने एक आदमी को खुद ही नामजद कर दिया कमेटी में। वो कमेटी को पहले दिन से हमें पता नाकाम होना, यानी नवाज शरीफ ने मुद्दत भी मुकर्रर नहीं की, आइन के 3 शर्तों की खिलाफ वर्जी की। नतीजा उसका जो निकलना था वो निकला। ये पोजीशन ऑफ वीकनेस से नहीं मुज़ाकरात किए जाते।
टेररिस्टों के साथ मुज़ाकरात बरतानिया के भी करना पड़े थे, आयरलैंड वालों के साथ, हत्ता के रेफरेंडम कराना पड़ा। वो 2-1 साल पहले याद है ना रेफरेंडम हुआ था, तो बस रेफरेंडम में उन्होंने बरतानिया के साथ रहने को तरजीह दी जी। तो अपने सर्विस साहब का कारोबार वहीं है, अगर वो अलग भी हो तो कारोबार इनके जरिए रह सकता। फिर मैं सवाल करती हूँ, फिर आप कहते हैं छोड़ें इसको, रहने दें, अभी फिर कभी बात करेंगे। खुद ही इस तरफ ले आते हैं चौधरी सरवर साहब की तरफ आप। चलिए फिर इसको बाद में उठा रखती हूँ हारून साहब, इस पे बात कर लूँगी मैं। अपना दोस्त है तो फिर क्या कर रहे हैं, उसको याद आती है उसको। आप इमरान खान साहब के बारे में भी ये कहते थे, मैंने सवाल किए, फिर आपने कहा वो मेरा दोस्त नहीं है। आप कह दें वो मेरा दोस्त नहीं है। अखबार रईस और सियासतदान की दोस्ती से बड़ा कोई झूठ ही नहीं है। इस पे इन्वर्टेड कामत लगे हुए हैं, आपको दिखाई नहीं दिए। मेरा विजन अभी इतना क्लियर नहीं है हारून साहब। वेलकम बैक। ड्राफ्ट से मुतालिक तो आपके साथ डिटेल्स हम शेयर करेंगे, मगर हारून साहब चूँकि तालिबान से मुतालिक और पाकिस्तान के इक़दाम से मुतालिक बात कर रहे थे, अमेरिका के थिंक टैंक की रिपोर्ट आई है कि ठीक है पाकिस्तान ये हौसला रखता है कि अस्करियत पसंदों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे, जोहरी हथियारों की हिफाजत करे, मगर इसके बाद अब पाकिस्तान में अस्करियत पसंदी का जो है उनका हौसला भी बढ़ा है। यहाँ पर दोबारा से शोरश उठेगी, यहाँ पर दोबारा से अदम इस्तेहकाम पैदा हो सकता है इस इक़दाम के बाद। ये अमेरिका के थिंक टैंक की रिपोर्ट है। ये बात तो मैं आपसे कह चुका हूं, उन्होंने इसमें ऐड कर दिया एटमी प्रोग्राम जी, चूंकि पाकिस्तान पर नफसियाती दबाव डालना मकसूद है। लेकिन पाकिस्तान आर्मी जिसने उस वक्त इन पे काबू पा लिया जब हफ्ते में 5 धमाके अप टिल 5 होते थे, 3 तो जरूर होते थे, और हर धमाके 50-60 आदमी मरते थे, और मायूसी थी इतनी गहरी थी कि समझ में नहीं आता था। उधर कराची में रा का एजेंट बैठा था, उस पर काबू पा लिया तो अब नहीं पा सकेगी। एक देखिए डिसीजन, जंग से पहले एक खामोशी होती है, कोशिश की जाती है सुलह की। दुश्मन ममालिक भी, ये तो अपना ही मुल्क है, एक दूसरे के साथ जंग में पहले कोशिश करते हैं कि सेटलमेंट हो जाए, तो पाकिस्तान आर्मी इस पर काबू पा लेगी। एक बड़ा अहम नुक्ता है हारून साहब उनकी रिपोर्ट में, वो कहते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान के जोहरी हथियारों के बारे में बड़ा फिक्रमंद है। वो बड़े फिक्रमंद है जी, बहुत, रोज अपना पैसे भेजते हैं अपना के अपना वहाँ उसके हिफाजत। पाकिस्तान का जो हिफाजती निज़ाम है दुनिया में दी बेस्ट है। उसकी वजह है कि शिकायत पैदा हुई थी ना एक छोटी सी जी, तो उसके बाद पाकिस्तान ने ऐसा शानदार इंतजाम किया है। बेस्ट मेजर जनरल पाकिस्तान आर्मी का हमेशा उस पर लगाया जाता है, उसको बेहतरीन लोग दिए जाते हैं। यही वजह, इसीलिए जाहिर है यही वजह है। चलिए ठीक है, एक और वजह वो है ड्रैप की। हारून साहब क्या वजह है? हम हर बार रोते हैं मगर हमारे आंसू, हमारी तकलीफ मुल्क के वज़ीर आज़म को नजर नहीं आती। बुज़दार पे सारा मुल्क नहीं रो रहा, सारा पंजाब में 12 करोड़ आदमी रो रहे हैं। बात यह है कि ये केस वैसे डिफरेंट है। ये केस ये है कि वो चकमा देने में अपना और जो लोग शैम्पू मंगवा सकते हैं, दुआएं जान बचाने के नाम पे, शैम्पू से जान बचती है। हजमूला मंगवा सकते हैं, ये फेस क्रीमें मंगवा सकते हैं, जो हजारों दुआओं को गैर कानूनी तौर पर रजिस्टर इस तरह करते हैं। कानून में लिखा है रजिस्ट्रेशन, वो उनका इनलिस्टमेंट, और वो 100 रुपए की दुआ 2000, 4000, 5000, 6000 रुपए जितने में जिसका दिल किया। उसके पीछे 50 फैक्ट्री ओनर्स खड़े हैं ना, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री खड़ी है, जो ब्रीफ केस में करोड़ों रुपए कैश डाल के ले जाते हैं, उस फैक्ट्री की मेज के नीचे छोड़ आते हैं। अभी इस फैक्ट्री ने पैसे लिए ये नहीं लिए, लेकिन ये जो एक्सटेंशन हो रही है आसम रऊफ की, हर 3 महीने के बाद एक्सटेंशन, PhD की डिग्री उसकी साबित हो गया जाली है। मुकदमा चल रहा है अदालत में, अब अदालत फैसला करे तो फैसला तो फाइनल अदालत का होगा, मगर हायर एजुकेशन कमीशन तो तस्लीम नहीं करता उसकी डिग्री को, और वकील जो हैं सरकारी वो तैयारी करके जाते नहीं है। क्या मतलब ऑटोमेटिकली वो उसका मुल्जिम का साथ दे रहे हैं, आपका ये मतलब है? इसका और क्या मतलब है? इस पे तो तहकीक होनी चाहिए। आप मुझ पे पाबंदी लगवा कर रहेंगे मुझे लगता है। इसका और क्या मतलब है? तहकीक कर, वजीर आजम साहब को फुर्सत हो तो तहकीक हो। वो अंधा एतमाद करते हैं डॉक्टर फैसल पे और सेक्रेटरी हेल्थ पे। सेक्रेटरी हेल्थ हर दफा लिख के भेज देता है कि इसको 3 महीने की एक्सटेंशन दे दें। एक आदमी उसके मामलात मशकूक हैं, कोई बंदा नहीं मिलता वहां लगाने के लिए। इससे माफिया 2014 से ये माफिया मुसल्लत है। इनकी फैक्ट्रियां हैं पाकिस्तान में, इंडिया में,
तुर्की में, पता नहीं कहाँ कहाँ इनकी फैक्ट्री। हारून साहब छोड़े, जो बंदा 2 दफा मर के जिंदा हो गया उसके ऊपर हाथ डालने को कोई तैयार नहीं है। एक दफा मरा वो 2001, तारीख इंसानी का वाहिद आदमी है, हालांकि हजरत ईसा का दौर भी नहीं है ये मरा हुआ जिंदा हो जाए। 2 दफा जिंदा हुआ, PhD की डिग्री जाली है, ठीक है। इनकी तनख्वाहें इसकी 2009 से बढ़ाई गई बैक डेट से, PhD का अलाउंस लेता रहा, कमेटी ने कहा पैसे वापस करो, ठीक है। जायद साहब होते थे, एक पूरा नाम क्या है जायद साहब? उबैदुल्ला जायद सईद, बड़े बड़े जबरदस्त अफसर। उन्होंने इसकी इंक्वायरी कराई हायर एजुकेशन कमीशन से, फिर और इंक्वायरीज हुई। हर कमेटी ने कहा कि ये जो लोग हैं इनको ये 19वें ग्रेड में तरक्की इनकी 18 में वापस किया गया। इसके बावजूद वहां वो सिर्फ बैठे नहीं और 2 वजीर खा गए। तीसरा वजीर जो है उसको चकमा दे रहे हैं। वो सादा आदमी, मैंने डॉक्टर फैसल के बारे में ये गुमान नहीं कर सकता कि वो करप्शन में मुलव्वस हो सकते हैं। देखे ना, हमने उनको शौकत खानों में देखा है ना, बहुत नीट एंड क्लीन आदमी। वो मेरा ख्याल उधर लगे हुए हैं। अफसर बाद होगा चकमा देते हैं। इस सेक्रेटरी हेल्थ को तो मेरा ख्याल बदल डालना चाहिए। मतलब कैसे रिकमेंड कर रहा है? रिपोर्ट कैबिनेट डिवीजन में पड़ी है, IB की भी रिपोर्ट पड़ी है। अब वो जनाब हर दफा चकमा दे देते हैं। डॉक्टर फैसल को ये केस लड़ना चाहिए। ये उबैदुल्ला साहब का क्या रोल है, जो चेयरमैन रजिस्ट्रेशन बोर्ड है, इनका क्या रोल है? इन्होंने एक नई टर्म निकाली है, इनलिस्टमेंट। ये दुनिया में कहीं है ही नहीं भाई। दवाई लेबॉर्ट्री में चेक नहीं हुई, कीमत का तयन ही नहीं करते दवाई का। आप तो कर रही गैर कानूनी की बात करें। अख्तर हुसैन साहब का आपने नाम ले दिया, हारून साहब, उबैदुल्ला साहब का, फखरुद्दीन साहब का नाम ना भूलें आप। फखरुद्दीन भी इसी लिस्ट के अंदर शामिल है। हाँ, फखरुद्दीन। अब होगा करना क्या है हारून साहब? गरीब आवाम के पास दवाएं खरीदने के पैसे नहीं है, आमदन लोगों की नहीं बढ़ी। करना क्या है? करना क्या है? रोना है, गिरिया करना है, स्यापा करना है, वजीर आजम से कहना है, और वजीर आजम साहब खुदा का खौफ करें, किसी गैर जानबदार आदमी से इंक्वायरी कराएं, IB की रिपोर्ट मंगवाएं, नहीं बनी हुई है तो बनवाएं, इनके एसेट्स का पता करें। डॉक्टर उसने नतीश कुमार ने आपको समझाया था कैसे इंक्वायरी की जाती है, एंड यू नो इट। भाई माफिया एक दिन में सारी नहीं खत्म होती, एक एक करके खत्म करें। इसको तो हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, इसके सारे फैक्ट्स बता चुके हैं, क्यों नहीं करते? लेकिन क्या ये अलमिया नहीं हारून साहब, हर इशू के ऊपर तमाम लोग बोलते हैं, सियासतदान हो, अपोजिशन के हों या हुकूमत के, इसके ऊपर कोई बात करने को तैयार नहीं है। कोई किसी भी मेजर इशू पे नहीं बात करते लोग। जो है ना, जिस चीज़ पे हुकूमत की मजम्मत की जा सके ना, सच झूठ। अपोजिशन भी तो निकम्मी इतनी है ना कि इमरान खान ने दरख्त नहीं लगाया। और इमाम गजाली ने कहा किसी पे झूठा इल्ज़ाम न लगा, तुम्हारे सच्चे इल्ज़ामात भी बेईमानी हो जाएंगे। ये दिन का हाल है। पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, मार डाला पेट्रोल बम। एक इस्तेलाह अखबार नवीसों ने ईजाद किया। अखबार नवीस भी ऐसा जुल्म करते हैं। ओ भाई, कीमत हो गई $40-50 से $75-80 कीमत हो गई है पेट्रोल की कीमत। अब इंडिया से कम है। जो हुकूमत की गलती है वो बताए ना, जो गलती नहीं है उस पर क्यों करते हैं? ठीक है, लेकिन वैसे आज फारूक हबीब साहब को मैं सुन रही थी, कुछ खबरी तो उन्होंने दी है। महंगाई की आपने चूंकि बात की है, महंगाई नीचे आएगी हारून साहब। अब पता नहीं दवाओं की उन्होंने आज दी है, हम आपको इतने दिन पहले बता चुके हैं। वजीर खजाना मैं जानती हूँ, सबसे पहले आप नहीं ब्रेक यहाँ पे। वो अपना आटा, दालें, चीनी, गंदम आटा एक ही होता है। गंदम और आटा दो अलग अलग चीजें जनाब ने चक्की पीछे नहीं पावे, फिर पता लगे ना। अरुण साहब, पिसाई के पैसे अलग होते हैं, ये मैं आपको बता दूं। पैसे अलग होते हैं। हमने अपने बचपन में देखा है कि हमारे अपने घर में भी कि चक्की पीस के आटा बनाया जाता है। मैं हारून साहब इतनी पुरानी नहीं, लेकिन मैंने वैसे चक्कियाँ चलती हुई देखी, इतनी पुरानी नहीं हूँ। आप ज्यादा पुरानी नहीं, मैंने हकीकतन अपनी आंखों से देखी हारून साहब। चलो अब ये बहस थोड़ी और तरफ चली जाएगी हारून साहब। मुझे उमर शरीफ साहब से मुतालिक में बात करनी है हारून साहब। बेताज बादशाह थे, यकीनी तौर पे एक बड़ा खला उनके बाद पैदा हुआ है पाकिस्तान की कॉमेडी की अंदर। बात करते रहेंगे, ये ड्रैप का तो देखे ना ये मसला, यानी कमाल है। आपने इस पे गौर, कोई इस पे गौर नहीं करता कितना इतना बड़ा जुल्म बरपा है। और 4 आदमी हैं अरबपति, और उनके पीछे खरबपति खड़े हैं। भाई एक दवाई जो 100 रुपए में मिलनी चाहिए वो 6000 रुपए मिल रही है। आपने अपना करीबी आदमी लगाया अमरकैनी, वो फेल हो गया, नाकाम हो गया। आपने उसको उठा के कहीं और पार्टी का अहदेदार बना दिया, वहां भी वो वही कारनामे अंजाम दे रहा जो वहां दे रहा। जफर मिर्जा साहब को हटा दिया।
फैसल साहब को शौकत खानम अस्पताल से लेके उठा के लाए कि भाई इसको मैं जानता हूँ, ये साफ सुथरा आदमी है। अब सिर्फ साफ सुथरा होना काफी नहीं है। तो देखो ना, हर काम के लिए ये तो रोना यही है ना, मर्दम शनासी नहीं है खान साहब में। आप हारून साहब अपनी गुफ्तगू में जिस तरह से इस्लाम की बताते हैं बातें और तमाम वाक़यात अवाम के सामने रखते हैं, तो रियासत मदीना का नारा तो इमरान खान साहब भी लगाते हैं ना, उसी तर्ज पे चल रहे हैं। गुस्ताखी, 2 गुस्ताखियां पाकिस्तान में आम हो गई हैं, किसी को शर्म ही नहीं आती। बार बार समझाने के बावजूद या तो पॉइंट आउट न किया हो। भाई पॉइंट आउट मुझे एक आदमी कर दे, मैं बाहर निकल रहा हूं, मुझे एक आदमी पॉइंट आउट कर दे, दफ्तर का सबसे जूनियर मुलाजम पॉइंट आउट कर दे, बाहर बिजली की नंगी तार पड़ी है, न जाए इधर, तो मुझे रुक जाना चाहिए ना। कितनी दफा मैं कह चुका हूं ये गुस्ताखी है। रियासत मदीना तो जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा, जिनके साथ बाद फुक़हा कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जायज़ है, हालांकि वो रसूलुल्लाह के अहद में नहीं थे, खुलफ़ाए राशिदीन में उनको शुमार करते हैं, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल इसी पैटर्न पर हुकूमत की। दूसरा सादिक और अमीन, कितनी दफ़ा कहा है भाई आइन में तब्दीली करें। ये सारी पार्टियां, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा किसी को कभी सादिक और अमीन कहा ही नहीं गया, तो ये कैसे अपने लिए आइन में ये चीज, तो ये कैसे एक आम आदमी सादिक और अमीन, ठीक है, वो आदमी जिसमें जुर्म साबित ना हो, उसको अदालत यही कहती है ना भाई इस पर कोई इसने बदअंती नहीं की है, इसने चोरी नहीं की, ठगी नहीं की है। सादिक और अमीन यानी खत्मुल मुरसलीन के नाम के जो लक़ब है वो उसको दे दिया। भाई हो गई गलती, गलतियां होती हैं, गलतियों से नहीं माशरे तबाह होते हैं, ना कोई इंडिविजुअल तबाह होता है, गलतियों पर स्टैंड लेने से होते हैं। और ये उलमा हैं, ये उलमा हैं इस मुल्क के। रोना आता है इस बात पे कि कोई खड़ा नहीं होता इस बात पर कि क्यों सादिक और अमीन की इस्तिलाह इस्तेमाल होती है। धीमे से कहते हैं ये रियासत मदीना तो गुस्ताखी लगती है। भाई है गुस्ताखी, लगती क्या है? मतलब इस बात के ऊपर आए और बताएं कि ये गलत है, दम ही नहीं है। वो अकबर के क्या कौन शायर था, उसने कहा अकबर के दौर का, उस वक्त तो फारसी जुबान थी, नेस्त ममदूह सदावार मदा, नेस्त महबूब सदावार गजल, कोई नहीं है जो मदा के काबिल हो, कोई नहीं है जो जिसके लिए गजल लिखी जा सके। भाई अजीब लोग हैं, यानी ये एक उलमा हैं जो लॉबिंग कर रहे हैं कि ये तालिबान जिन्होंने 70,000 इंसानों को कत्ल किया, इनको माफ कर दिया जाए, 70,000 कत्ल माफ कर दिए। आपका मतलब है उलमा हज़रात ने इमरान खान साहब को प्रेशराइज किया इस चीज के लिए? लॉबिंग कर रहे हैं ना, हुकूमत में शामिल लोग भी हैं उसमें, जो मौलवी साहबान हुकूमत में शामिल है। वो जब मरहूम समीर हक ने नहीं फांस लिया था इमरान खान को, भाई मैं फजलुर रहमान के खिलाफ तुम्हारी मदद करूंगा, वो फजलुर रहमान से खुद निपटे ना। हारून साहब, अवाम के जज्बात के साथ ये एक खिलवाड़ है। जब हम सादिक और अमीन की बात करते हैं, वो बहुत बड़ा जुल्म है, मुसलमानों के जज्बों से खेल रहे हैं। ये क्या मुंह दिखाएंगे? मैं तो हैरत ज़दा हूं। देखो खता और चीज है, माँ इतनी बड़ी जहालत, इतनी बड़ी जहालत रियासत मदीना और सादिक और अमीन। चलिए हारून साहब ब्रेक की तरफ चलते हैं, बाकी गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। फिर आप ये कोशिश ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। हारून साहब कंटेंट तो आगे बढ़ाऊंगी, मगर वो जो खुसर फुसर आप करते हैं अकेले बैठ के फ़ोन के ऊपर, कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ बातें होती हैं जो छुपा लेते हैं, वो बदल बताएं। आप मेरी जासूसी करती हैं? क्यों ना करूं। अच्छा माशाल्लाह, आपको पता नहीं किसी की जाती गुफ्तगू सुनना? नहीं, नहीं ऐसी कोई खुफिया बात नहीं है, सिर्फ ये है कि उसकी तफसीलात नहीं बयान की जा सकती, इसलिए कि हर पेशे में, हर अदारे में, हर इंस्टीट्यूशन में कुछ आदाब होते हैं। पहले मैं नाम लेके बताता रहा, लेकिन अब मैं नाम नहीं ले सकता, और वो इसलिए नहीं कि कोई पाबंदी है या कोई अंदेशा है उसमें। चैनल, एक बड़ा चैनल एक हाथ से दूसरे हाथ में मुंतकिल हो गया है। आज कारकुनों से उन्होंने खिताब किया है, जिस नए आदमी ने ख़रीदा है उसने कहा वजारत से इस्तीफ़ा दे दिया है, और मेरी सियासी वाबस्तगी अगर है भी तो वो असरअंदाज मेरे कारोबार पे कभी नहीं हुई।
तो कारोबार अलग है। मैं आप उनको उसे मोटिवेट करने की सलाहियत है। और ये भी एक पहलू ये भी है कि वो मतलब ये है कि तबन फैयाज आदमी है, शौकत खानम की बड़ी मदद करता रहा है, इसीलिए वो पार्टी में भी उसकी अहमियत हो गई। और 10% तनख्वाहें बढ़ा दी हैं, और वो जो 50,000 से कम थे उनकी 10,000 से ज़्यादा बढ़ा दी हैं। तो बास का जो है तो वो जिसकी 18,000 थी उसकी 10,000 बढ़ गई, तो उसकी तो 55% बढ़ गई। और कहा कि आप लोग एक फैमिली हैं और इंडिपेंडेंटली काम करें, और बिल्कुल नहीं। और मीडिया ज़ाहिर है चैनल तो वही चलता है जो इंडिपेंडेंट हो, ये तो एक सादा सी बात है, इसमें तो कोई अजूबा नहीं है। बैंक उन्होंने ख़रीदने के लिए वो बात कर रहे हैं, उस बैंक में लॉस है 7 अरब रुपए का। 7 अरब रुपए का लॉस नहीं, उसको कहेंगे होल है, यानी 7 अरब रुपए के ऐसे लोन्स हैं जो पे नहीं हो रहे थे। उसमें 4 अरब का बंदोबस्त उन्होंने कर लिया है, 3 अरब का बंदोबस्त कर लेंगे। तो वैसे तो नए बैंक का लाइसेंस तो नहीं मिल सकता, जैसे नया चैनल खड़ा करना बहुत मुश्किल है। चैनल तो कामयाब करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल, और बहुत मुश्किल है चैनल। ये तो मोस्ट डिफ़िकल्ट जॉब है। वो कहते हैं देयर इज, ये शेक्सपियर से मंसूब है, लेकिन मेरे ख्याल ऑस्कर वाइल्ड ने कहा है देयर इज़ ऑलवेज प्लेस एट द टॉप। आप लोग भी तैयार हो जाए मुकाबले के लिए, ठीक है ना जी, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो बैंक में वो जो बैंक भी होगा और चैनल भी होगा, और वसीउ अरीज़ उनका कारोबार है, ठीक है। तो ये वो खबर थी जिस पे आप जासूसी आपने मेरी की, खुचर पुचर। तो देखिए फिर दरवाजे के पीछे खड़े होकर सुना था, बस करीब से गुजरते गुजरते मैंने सुना कि आप कुछ ज़्यादा हम गुफ्तगू कर रहे हैं। और देखिए मेरा कमाल हारून साहब वो खुसर पुसर मैंने बतला दी लोगों को कि क्या आप खबर थी। ठीक है हारून साहब, एक और ख़बर जिसने बड़ा रंजीदा किया, और आज चाहने वाले जो किसी के भी चाहने वाले होते हैं, आज वो रंजीदा है, दुख में है। सियासतदानों ने अफसोस किया, उमर शरीफ कॉमेडी में। देखिए बात ये है, अहमद राही एक बड़े शायर थे, दुरुस्त, एक अजीम शायर थे, मैं उनका बड़ा मद्दाह था। उन्होंने एक अजीब बात लिखी। उन्होंने लिखा है कि चांदनी रातों में पंजाब के देहात में जब कोई रातों को गाता है हीर, और ये मिसरा पड़ता है, डोली चढ़दियाँ मारियाँ हीर चीकां, मैनू लै चले बाबला वे। तो लोगों की आंखों से जो आंसू बहते हैं वो हीर के लिए नहीं होते। हर एक ने ज़िंदगी में कोई लाल गंवाया होता है, हर एक ने कोई दुख झेले, हर इंसानी ज़िंदगी में कोई ना कोई। महात्मा बुद्ध तो ये कहते हैं ज़िंदगी है ही दुख है, मगर कुरान मजीद कुछ और कहता है। कुरान मजीद कहता है नेमत भी है, तंगी के साथ आसानी भी है, बल्कि 2 दफ़ा कहता है फ़इन्ना माल उसरे युसरन इन्ना माल उसरे युसरा। ये जो मौत का खौफ है, जब इंसान इस दुनिया में आया तो क्या था, वो तन्हा था, जनाब आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा और फिर उनकी औलाद। 2 खौफ उसके अंदर पैदा हुए, एक सर्वाइवल का, सरसराती हुई हवाएं और जंगल और समंदर और पहाड़ और गारें और भेड़िए और शेर और चीते। 2 खौफ, एक सर्वाइवल का जो है वो सर्वाइवल की इंस्टिंक्ट फिर उसके अंदर पैदा हुई कि हर सूरत में मुझे सर्वाइव करना है, और मौत का खौफ। मौत बड़ी भयानक चीज़ है, मतलब ज़ाहिर है तो मौत के खौफ से तो ऊपर सिर्फ वो उठता है ना जिसकी सारी ज़िंदगी उजली हो, वरना तो मौत का खौफ तो होता ही है। तो एक जब कोई मशहूर आदमी उठता है तो उसका जो ज़ाहिर है तासुर ज़्यादा गहरा, और हर मौत जो है वो आपको खौफज़दा करती है। लेकिन जब एक मशहूर आदमी उठता है जिसकी जो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका होता है, लेकिन इस ज़माने में फिल्मी अदाकाराएँ, ये टीवी पे बहुत से लोग जो मज़ाहिया प्रोग्राम पेश करते हैं, और जिसमें कभी ये तजिया करना चाहिए कि सोशल फैब्रिक को कितना फ़ायदा पहुंचाते हैं, कितना नुकसान पहुंचाते हैं। ये आज इसका मौका नहीं है, आज ताज़ियत का मौका है। देखिए उसमें जो ख़ास बात है वो ये है कि कुछ लोग एक काम के लिए पैदा होते हैं, उसकी इतनी सलाहियत उनके अंदर होती है। देखिए उसने वो अदाकार नहीं था सिर्फ, भाई वो तो बहुत सारे हैं और बहुत अच्छे हैं। मतलब मोइन अख्तर खुद एक क्लास था जिससे कंपैरिजन, खुद इनके हीरो मुनव्वर ज़रीफ थे। लेकिन ये अजूबा नहीं है कि 14 साल की उम्र में
42 बरस पहले 14 साल की उम्र में वो एक ऐसे ड्रामे में अपीयर हुआ जिसके लिए उसके स्क्रिप्ट उसको चंद मिनट पहले हाथों में थमाया गया, एक बच्चा नजूमी का। और जैसे ही वो ड्रामे से बाहर निकला इतनी तालियां बजी कि उसको 5,000 रुपये नकद दिया गया। 42 साल पहले 5,000 रुपये मेरी सैलरी नहीं थी। एक मोटरसाइकिल दिया गया, उस मोटरसाइकिल के लिए पूरे साल का पेट्रोल दिया गया। फिर उसने सिर्फ वो अदाकार नहीं था, उसने 70 ड्रामों के स्क्रिप्ट लिखे, उसने 400 मुख्तलिफ किरदार अदा किए। 400 गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल है या नहीं है, हो सकता है, मेरा ख्याल है। उसने सिर्फ अदाकारी नहीं की, वो हदायतकार भी था, स्क्रिप्ट राइटर भी था, उसने 4 फिल्में भी बनाई। ही केम टू लाहौर, उसने एक सिनेमा को थिएटर में बदल दिया, एंटरप्रेन्योर भी था। मिस्टर चार्ली और मिस्टर 420 और मिस्टर चांद बाबू 6 से कोई ताल्लुक था उसको, चांद बाबू, चार्ली। कभी कभी कुछ खास इनसे, हाँ जी, नहीं, हाँ, कुछ लोग का रुझान कुछ चीज़ों की तरफ होता है। तो देखिए वो 3 ड्रामे उन्होंने ऐसे लिखे, बकरा किस्तों पर, और कौन सा बकरा किस्तों पे था, बहरूपिया था हारून साहब। बकरा किस्तों पे इतना पॉपुलर हुआ कि उसकी 4 मजीद अक़सात लिखनी पड़ी। उस वक्त उसका गलगला उठा। अच्छा, उसके फैन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं थे। ही वाज अ वेरी वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन। वैसे स्टेज पे कॉन्फिडेंट लोग ही चलते हैं, फिल्म में जरा कम कॉन्फिडेंस में दोबारा रीटेक हो। जहाँ जहाँ उर्दू बोली समझी जाती है, साहब वहाँ पर देखिए ना, वो जब पहली दफ़ा गया है वहाँ, BBC ने आज जो उस पर नशर किया प्रोग्राम, जब वो पहली दफ़ा गया है इंडिया में, एक इंडियन अवार्ड था, तो वो तो पाकिस्तान, उनको इंडिया से कोई आदमी नहीं मिला, उन्होंने इसको बुलाया और उसने कहा कि पहली दफ़ा मैं अमिताभ बच्चन को जिंदा देख रहा हूँ। तो वो कुछ हैरान हुआ, क्योंकि वो तो अपने आप को देवता समझता है ना। कभी कभी इमरान खान साहब उसे डांटते, एकदम मैं डांटता हुआ देखा था उसको, वो कभी आपको बताऊँगा। उसको कहते हर इश्तहार में आ जाते, साबन के इश्तहार में आ जाते हो। वो कहे ब्रेड एंड बटर का मसला, उन्होंने कहा तुम्हारा ब्रेड एंड बटर का मसला कभी हल ही नहीं होता। तो वो जो है, उसने पहले तो उसने हैरत से देखा कि मुझ पर तंज कर रहा है, फिर वो इतना हंसा कि उसकी आंखों में आंसू आ गए, जो मतलब जो फर्त मसरत से आ जाते हैं ना। शाहरुख जो मतलब ये है कि सुपर हीरो, अगेन ए सुपर हीरो, वो भी उसका फ़ैन था। आज जो वहाँ सबसे पॉपुलर प्रोग्राम है वो क्या, कपल, उसने भी कहा कि वो एक लीजेंड था। अच्छा, कपल की जो ड्रामे में रहनुमाई की है, मतलब ये प्रोग्राम है, वो पाकिस्तानी एक अदाकार ने की है, उसको सिखाया, उसमें काम भी करता रहा। विक्की नाम है उसका, नसीम विक्की। अच्छा, आपको पूरे नाम याद होंगे, पाकिस्तानियों के नाम तो याद होंगे। अच्छा, तो बहुत गैर मामूली टैलेंट था। 3 अदद शादियां फरमाई। तीसरी बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। तीसरी बीवी जो थी वो उसके साथ थी, और वो कमाल खातून है। उनका मुकदमा चल रहा था, 11 करोड़ रुपए के एक फ्लैट का मुकदमा चल रहा था। तो अदालत ने पूछा कि भाई आपके तो दस्तखत हैं। अच्छा, उसने ये नहीं कहा दस्तखत नहीं है, उसने कहा मैं मरीज हूँ, उसका यादाश्त मेरी ख़राब है, मुझे तो याद नहीं, कर दिए होंगे, शायद कर दिए होंगे, ना कर दिए होंगे, ये गलती से कर दिए होंगे। उस मुकदमे का मैं शी वेंट विद हिम। यानी अजीब बात है कि दोनों में मुकदमा चल रहा है। घर के हवाले से हारून साहब, चंद सेकंड का जवाब, मोइन अख्तर साहब, उनको आप किस कैटेगरी में फॉल? मोइन अख्तर वज़ अनदर क्लास। वो हमारा तो मिजाज है ना। मंटो ने कहा था कि जो आदमी मर जाता है उसे हम रहमतुल्लाह अलैह की खूंटी पे ड्राई क्लीन करके लटका देते हैं। ये ही वाज वेरी पॉपुलर, उमर शरीफ। अच्छा, नाम उसका उमर था। जब उमर शरीफ पॉपुलर हुआ ना, मिस्री अदाकार, तो इसने उमर शरीफ कर लिया। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हारून साहब। मेरे तमाम देखने वालों को शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।